हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अनुपम और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अनुपम क्लासेस में। तो दोस्तों, लेखपाल भर्ती 2022 की तैयारी हम लोग लगातार कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने मैथ सब्जेक्ट में रेखा गणित का जो सिलेबस था लेखपाल भर्ती का, वो हमने कंप्लीट कर लिया है। 6 क्लासेस उसकी हो चुकी थी और उसकी हम लोग प्रैक्टिस करना भी स्टार्ट कर चुके हैं। ठीक है, अब सेकंड नंबर आता है बीज गणित का, अलजेब्रा का। ठीक है, तो अगली जो हमारी 6 के आगे क्लास होंगी वो हमारी अलजेब्रा की होने वाली है। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और क्योंकि मैथ सब्जेक्ट ऐसा है जिसको आप बड़ी मुश्किल से कर पाते हैं, है ना, क्योंकि टाइम टेकिंग बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन यहाँ पर हम प्रैक्टिस लगातार कर रहे हैं तो उसमें प्रॉब्लम आपके एग्जाम में नहीं होगी। क्लियर। तो सबसे पहले हम बीजगणित का सिलेबस देख लेते हैं। इसमें क्या है, लघुत्तम समापवर्त, एलसीएम और एचसीएफ है, और उनमें रिलेशनशिप जो होती है वो देखनी यहाँ पे है। युगपत समीकरण देखना है, द्विघात समीकरण देखेंगे, गुणनखंड हमें पढ़ने हैं और क्षेत्रफल प्रमेय हमें पढ़नी है। ठीक है, तो ये हमारा सिलेबस है लेखपाल भर्ती का बीजगणित का। क्लियर। और यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो हम ऐसे ले रहे हैं जो कहीं ना कहीं पेपर में पूछे गए हैं, या आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट बताना है उस चीज़ को लेके। ठीक है, तो सबसे पहले चैप्टर में आपको आना क्या चाहिए, वो ये चीज़ ज़रूरी है। गुणनखंड आपको पता होना चाहिए और मल्टीपल क्या होता है, गुणज क्या होता है, वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तब हम आगे बढ़ते हैं। तो गुणनखंड वे सभी संख्याएं जो किसी संख्या को पूरी तरह से विभाजित कर दें। जैसे कि मैं यहाँ पे एक संख्या ले रहा हूँ, मैं यहाँ पर संख्या ले रहा हूँ 30। ठीक है, अब 30 को कौन कौन सी संख्याएं डिवाइड कर सकती हैं। अब यहाँ पर 1 भी है, 1 भी डिवाइड कर सकता है, 2 भी कर सकता है, 3 भी कर सकता है, और 5 भी कर सकता है, 6 भी कर सकता है। ठीक है, और यहाँ पर इसको 10 भी डिवाइड कर सकता है और 30 भी डिवाइड कर सकता है। क्लियर। तो ये जितनी भी संख्याएं हैं 1 2 3 5 6 10 30, ये सभी क्या है, 30 के क्या है, गुणनखंड हैं या फैक्टर हैं, हम ये कह सकते हैं, क्योंकि इसमें से प्रत्येक संख्या 30 को डिवाइड कर सकती है। ठीक है, तो ये हमारा फैक्टर हो गए, गुणनखंड हो गए। इसी को हम अपवर्तक भी बोलते हैं, अपवर्तक भी बोलते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग देख लेते हैं कि गुणज यानी कि मल्टीपल क्या होता है। देखिए, गुणज यानी कि मल्टीपल वे संख्याएं हैं जो किसी एक संख्या से डिवाइड हो जाती हैं। ठीक है, किसी एक संख्या से। अब देखिए, जैसे कि इसका मैं गुणज लिखूं किसी संख्या का, जैसे यहाँ पे 5 लिखा मैंने, 10 लिखा, 15 लिखा, 20 लिखा, 25 लिखा, तो ये क्या है, एक तरह से 5 का पहाड़ा है। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये सभी संख्याएं जो हैं 5 से डिविजिबल हैं। 5 से डिवाइड हो जाएगी ये, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौकी 20, 5 25। ठीक है, तो इन सभी संख्याओं का ये सभी संख्या किसकी गुणज है, 5 की गुणज है, 5 की गुणज है। ठीक है, यही तो मतलब हुआ इसका। यानी कि देखो, 5 का पहाड़ा जो होता है वो 5 का गुणज होता है। 6 का पहाड़ा की अगर बात करें तो वो 6 की सब जो भी आती हैं संख्याएं वो गुणज ही होती हैं। क्लियर। इसको हम क्या बोलते हैं, अपवर्त्य भी बोल देते हैं। ठीक है, तो कोई भी संख्या, जैसे कि मैं बोल दूं 50, किसका गुणज है, 5 का गुणज है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमको थोड़ी सी चीजें समझ लेनी चाहिए। तो गुणनखंड क्या है, गुणज क्या है, ये तो समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं आगे एलसीएम और एचसीएफ पे। देखो, पिछली चीजें जरूरी थी क्योंकि अगर उनको नहीं समझेंगे तो ये समझ में नहीं आता। क्लियर। तो अब देखते हैं लघुत्तम समापवर्त यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि एलसीएम। देखिए, यहाँ पे नाम में ही आ रहा है कॉमन मल्टीपल। ठीक है, अब इसमें बात करूं 6 और 8 की। 6 और 8 का कॉमन मल्टीपल कौन है, 24। ठीक है, कॉमन मल्टीपल का मतलब है, देखिए 6 का अलग मल्टीपल अगर मैं देखूं तो कौन है भाई, 6 चौके 24 आ रहा है, मल्टीपल है। 8 की बात करें, 8 त्रिक 24 मल्टीपल है। क्लियर। यानी कि जब कोई संख्या किन्हीं 2 या 3 या 4 संख्याओं का कॉमन मल्टीपल हो, यानी देखिए 6 का भी मल्टीपल, 8 का भी मल्टीपल, तो ये 24 क्या है, कॉमन मल्टीपल हो गया। उसी को हम बोल देते हैं एलसीएम यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल। और लीस्ट किस लिए बोला हमने, ये एक बात समझो यार, लीस्ट हमने क्यों बोल रहे हैं हम यहाँ पे, वो एक तरह से इसको यहाँ पे एलसीएम में ये समझ लीजिए कि देखिए लीस्ट कॉमन एलसीएम में क्या होता है, सबसे छोटी संख्या। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ 48 की, भाई 8 का 48 भी तो मल्टीपल है ना, 6 का भी मल्टीपल है 48। लेकिन क्या हम इसको एलसीएम बोलेंगे 48 को, नहीं बोलेंगे। क्यों, क्योंकि हमें जो सबसे छोटी कॉमन मल्टीपल होती है, सबसे छोटी कॉमन मल्टीपल, उसी को हम बोलते हैं एलसीएम। ठीक है, ये उससे बड़ी हो गई तो हम 48 को एलसीएम नहीं बोल सकते। तो ये सब चीज़ें चलो हो गई समझने वाली बातें। इसको हम एलसीएम निकालेंगे कैसे, ठीक है, उस चीज़ को हम अपने क्वेश्चन से लेते हैं।
ठीक है, इस क्वेश्चन से लेते हैं। जैसे हमारे पास क्वेश्चन क्या था, 4, 6, 10 का एलसीएम क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो उसको हमको फैक्टर लिखने पड़ेंगे। जैसे 4 का फैक्टर हम क्या लिखेंगे, 2 गुणे 2। ठीक है, अगर 6 की बात करें तो इसका गुणनखंड क्या होगा, 2 2 3 6। ठीक है, तो इसको नीचे मैंने लग के यहाँ पे लिख रहा हूँ 2 3 6 आगे लिख रहा हूँ। अभी समझ में आ गया क्यों। 10 की बात करता हूँ मैं, क्या लिखेंगे, 2 गुणे 5, इसको मैंने अलग लिखा। अब अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि इसका एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम लिखने के लिए जो चीज़ तीनों में आ रही है, जैसे 3 संख्या है तो तीनों में जो कॉमन है, जैसे 2 तीनों में मिल रहा है, तो इसको कितनी बार हम लिखेंगे, एक ही बार लिखना होगा। और यहाँ पे देखिए ये वाला 2, ये तो खाली है, ये तो अकेला ही है, लेकिन क्या हमें इसको लिखना है, बिल्कुल लिखना है। ये 2 लिखना पड़ेगा, ये 3 अकेला है, 2 में होता तो भी लिखते, 3 में होता तो भी लिखते, अकेला है तो भी लिखेंगे। यानी कि हर कंडीशन में हमको एक बार लिखना ही लिखना है। इसीलिए इसको क्या बोला हमने, लीस्ट। एटलीस्ट एक बार तो हमको लेना ही लाना है, इसलिए हम इसको लीस्ट कह सकते हैं। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकल के आएगा, हमारा एलसीएम निकल के आएगा कितना, 2 दूनी 4, 4 3 12 और 12 पंजे 60। ठीक है, ये हमारा एलसीएम कितना निकल के आएगा, 60। क्लियर है, ये तो तरीका एक हो गया। इस तरह से हम फैक्टर लिख के जो कॉमन है और जो नहीं कॉमन है उन सबको एक एक बार लिखो, मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक दूसरा तरीका होता है, ये इसमें थोड़ा सा टिपिकल लगता है मुझे और लोगों को भी लगता होगा शायद, क्योंकि इससे आसान तरीका हम लोग के पास है भाग विधि वाला। उसमें क्या करते हैं कि 4 सबको आता होगा यार, बट मैं एक बार बता देता हूँ। 4 6 10 को अब 2 से डिवाइड करें, सबसे छोटी संख्या से लेके चलते हैं 2 से। ठीक है, 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 दूनी 4, 2 3 6 और 2 मंजे 10 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 2 से फिर भी एक बार जाएगा, 2 यहाँ पे 3 और यहाँ पे 5। अब ऐसे ही देखिए सब कट रहे हैं। कटने का मतलब क्या है, सबको हमें लास्ट में 1 ही 1 लाना है। या 3 से जाएगा तो 1 1 ये 1 यहाँ पे हो जाएगा, या 5 बच रहा है, फिर एक बार 5 लिख देंगे तो कितना हो जाएगा, 1 1 1। सब यहाँ पे जब तक लास्ट में 1 1 1 ना आ जाए तब तक हमें इसको डिवाइड करते रहना है। पहले सबसे छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, ऐसे करके। यहाँ पे अभाज्य होना चाहिए, यहाँ नहीं कि हम 4 से लगा दिए, नहीं 2 से लगाना चाहिए सबसे पहले। ठीक है, तो अब देखिए इन सबको मल्टीप्लाई करें हम, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 कितना आ रहा है, 5 3 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60। क्लियर, तो 60 ही तो आ रहा है, सेम आया। तो एलसीएम ऐसे निकलता है। ठीक है, तो अब एलसीएम का मतलब क्या हो गया, ये 60 क्या है, ये एलसीएम है 4 6 और 10 का, यानी कि ये 4 का भी मल्टीपल होगा, ये 6 का भी मल्टीपल है, ये 10 का भी मल्टीपल है। ठीक है, यही मतलब है एलसीएम का, मल्टीपल होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट है, आया हुआ पेपर में शायद ये क्वेश्चन। तो इसका एलसीएम आप कैसे निकालेंगे, तो मैं बताता कि भाई फैक्टर लिख लो। यहाँ पे पहले एक टर्म ये है 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, यहाँ पे 3 की पावर 3 इंटू 5 और यहाँ पे 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 5 की पावर 2। ठीक है, तो इस प्रकार से है। तो इसको हम पहले लिख लेते हैं अलग अलग। इस 2 की पावर कितना है, 3 है। अब यहाँ पे लिख लिया हमने 3 की पावर 2 लिख लिया। ठीक है, अब ऐसे ही सेकंड टर्म लिखते हैं, जैसे 3 के नीचे 3 लिख लेते हैं, 3 के ऊपर 3 की पावर 3 इंटू 5 को अलग लिख लेते हैं। ठीक है, अब ऐसे ही लिखते हैं थर्ड टर्म। तीसरा टर्म क्या है, 2 की पावर 2, उसके नीचे 3 के नीचे लिख लिया 3 और यहाँ पे 5 की पावर 2। अब इसका एलसीएम कैसे निकलेगा, मैंने वही जो चीज़ जो पहले बताई थी वही आपको नोट करनी है। देखिए यहाँ पे 2 की पावर 2 यहाँ पे तो है, 2 की पावर 3 यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो क्या करेंगे हम वो करेंगे कि हमको कम से कम जो अधिकतम बार है, कहने का मतलब है जो कॉमन है वो लिखेंगे, जो नहीं है वो भी लिखेंगे। तो यहाँ पे 2 की पावर 3 है, यहाँ पे तो 2 की पावर 2 कॉमन आ रहा है, लेकिन यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी हमें एटलीस्ट एक बार तो लिखना ही लिखना है। तो हमें यहाँ पे कितना लिखना पड़ेगा, अधिकतम बार जो आएगा 2 की पावर 3, यहाँ पे 2 की पावर 3 अधिकतम बार आ रहा है, तो इसको सबको हम नोट कर लेंगे तो हमारा काम बन जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे देखिए 3 की पावर 2 है, 3 की पावर 3 है, 3 की पावर 1 ही बार है, लेकिन हमको जैसे एक बार तो तीनों में है तो तुमने एक बार लिख लिया। 2 की बात करें तो यहाँ पे तो नहीं है, बट फिर भी हमें लिखना है। यहाँ पे तो 3 बार है तो भी हमें लिखना है। तो कुल मिला के हम एक साथ ना लिख दें यार, 3 की पावर 3 जो अधिकतम जो मैक्स पावर है उसको लिख देते हैं। यहाँ पे देखिए 5 की पावर यहाँ पे एको नहीं है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो अधिकतम बार लिखो 5 की पावर 2। ठीक है, क्योंकि आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते थे यार, 2 गुणे 2 इंटू 3 इंटू 3, है ना। अब नीचे अगर लिखें तो 3 गुणे 3 गुणे 3। अब ऐसे ही अगर बात करें तो 2 इंटू 2 और फिर यहाँ पे एक बार 3 और फिर 2 बार 5।
ठीक है, इस प्रकार से आप लिखेंगे तो भी हमारा वही आएगा। मैं इसको यहाँ पे फिर से लिख रहा हूँ, देखिए 2 इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसका 2 बार एक बार लिखेंगे, यहाँ पे ये मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है, इसको 2 बार लिखेंगे, एक बार लिखेंगे, यहाँ पे 2 मिल रहा है, ये लिखा हमने। देखिए ये 3 एक बार तीनों में मिल रहा है, हमने ये 3 लिखा। यहाँ पे देखिए 2 में मिल रहा है केवल, तो भी लिखा हमने। अकेला है फिर भी हमने लिखा। ये देखिए 5 अकेला है, ये भी 5 अकेला है, सब मल्टीप्लाई करना है, तब वही चीज़ हो गई हमारी ना यार कुल मिला के। तो ये तरीका जो मैक्स पावर आ जाए उसको आप नोट कर लीजिए, क्लियर है। तो 2 की पावर 3 का मतलब क्या हो गया 8, 3 की पावर 3 यानी कि 27 और 5 की पावर 2 यानी कि 25। तो 25 8 कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 27 और 27 दूना 5400। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा 5400। ठीक है, तो चलिए ऐसे ही कर लीजिए, ये इस चीज़ को मैं हटा देता हूँ यहाँ से। ठीक है, ये हो गया आपका 5400 आपका आंसर आ जाएगा। आंसर नंबर कौन सा आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो है 5400 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन ये आया हुआ पेपर में है। अब अगर देखें जैसे बीजगणित की बात करें तो ये एलसीएम एचसीएफ वैसे तो अंकगणित में हमेशा डालते हैं, पता नहीं इस बार क्यों एलसीएम को इन्होंने सिलेबस में एचसीएफ में डाल दिया, सॉरी बीजगणित में डाल दिया। तो हो सकता है कि इस टाइप के क्वेश्चन भी आ सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास 2 टर्म है x+3 x+4 और x+4 की पावर 2 का एलसीएम क्या होगा, लासा क्या होगा। ठीक है, तो सेम वही पैटर्न हमको अपनाना पड़ेगा कि x+3 लिखा हमने, ठीक है, और x+4, क्लियर। अब ऐसा ही x+4 की पावर 2 लिखा हुआ है यहाँ पे, तो x+4 की पावर 2। अब इसका एलसीएम लिखना चाहें आप तो कैसे लिखेंगे, जो एक में है एटलीस्ट एक में तो होना चाहिए ना, जो भी एटलीस्ट एक में है उसको भी हम नोट करेंगे। तो x+3 ऊपर में है, नीचे में तो है नहीं, बट फिर भी हमको तो लिखना ही लिखना है। अब यहाँ पे देखिए x+4, तो यहाँ पे है x+4, यहाँ पे 2 बार है, तो हमको कितनी बार लिखना पड़ेगा 2 बार, क्योंकि हमें अधिकतम पावर लिखनी होती है। ठीक है, क्योंकि 2 बार हमें लिखना ही पड़ेगा। देखो एक बार इसके लिए, एक बार तो कॉमन है उसलिए लिखेंगे, और एक बार कॉमन नहीं है, इस केवल अकेला है इसमें, तो भी लिखना पड़ेगा। तो कुल मिला के बात तो वही हो गई ना यार कि अधिकतम बार लिख लो तो काम बन जाएगा। x+3 x+4 की पावर कितनी हो जाएगी 2। तो देखिए हमारे पास कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, x+3 चौथा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमें मिल रहा है, यही हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं, क्योंकि ये बीजगणित में आना है, तो इस प्रकार से आपके नंबर्स ना देके ये पूछ लेगा। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं महत्तम समापवर्त यानी कि एचसीएफ की हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की। ठीक है, वहां पे मल्टीपल था, यहाँ पे फैक्टर है। तो जैसे क्वेश्चन भी हमारे पास है, वही सेम क्वेश्चन हमने लिया है, 4, 6 और 10 का एचसीएफ क्या होगा। क्लियर, तो पहले समझो तो होता क्या है, यहाँ पे एक कॉमन फैक्टर होना चाहिए। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि कुछ अगर संख्याएं हमारे पास मान लो दे देते हैं 5 दे दें और 15 दे दें आपको, तो हमसे ये कहेगा कि इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो सकता है, यानी कि दोनों में कॉमन हो। तो इसको अगर लिखें, हम इसका गुणनखंड लिखें तो 5 और 1 होगा, इसका गुणनखंड लिखें तो कितना हो जाएगा 5 × 3 हो जाएगा। तो इसमें से कॉमन क्या है यार, दोनों में कॉमन क्या है, अधिकतम कॉमन क्या हो सकता है 5, अधिकतम 5 कॉमन है। अच्छा लीस्ट वाले में हमने 5 को भी लिया, 5 अगर हमें एलसीएम निकालते हैं यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे एलसीएम निकालता तो क्या करता, 5 को तो एक बार लिखता ही, 3 को भी लिखता, लेकिन यहाँ पे केवल कॉमन, ठीक है, केवल लीस्ट कॉमन वहाँ पे ले रहे थे, यहाँ पे हम हाईएस्ट कॉमन ले रहे हैं। ठीक है, तो हाईएस्ट कॉमन कितना हो सकता है 5, यहाँ पे लीस्ट कॉमन जो है 3, इसको हम छोड़ेंगे क्योंकि हम हाईएस्ट कॉमन निकाल रहे हैं। यानी कि जो दोनों में होगा यार, सिंपल सी बात अगर समझो, जो दोनों में होगा केवल उसी को लेंगे, बाकी सब छोड़ देंगे। और उसमें क्या था कि सबको एक एक बात तो कम से कम ले ही रहे थे हम। ठीक है, तो 5 और 15 का एलसीएम कितना हो गया, सॉरी एचसीएफ कितना हो गया 5। ठीक है, अब ऐसे ही अगर हम बोले क्वेश्चन जो हमारा है इसका एलसीएम निकालते हैं, सॉरी एचसीएफ निकालते हैं, बड़ा कंफ्यूजन आती है बोलने में यार, है ना। तो देखो 4, 6, 10, अब इसके हम आप गुणनखंड लिखो पहले, तो इसका गुणनखंड कितना होगा 2 × 2, इसका गुणनखंड कितना होगा 2 × 3। ठीक है, अच्छा 10 का गुणनखंड कितना होगा 2 × 5। तो अब हमको बताओ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये फैक्टर हमने लिखे, और इसमें हाईएस्ट कॉमन क्या हो सकता है, अधिकतम कॉमन क्या है भाई 2 कॉमन है, क्योंकि ये सब में है, 2 सभी में है। ठीक है, तो ये 2 हमारा क्या हो जाएगा एचसीएफ हो गया यार, सिंपल सी बात है। एचसीएफ कितना आ गया 2, इसका आंसर हमारा कितना हो जाएगा 2। क्लियर है, इसमें कोई डाउट है क्या, इसको आपको नहीं डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। ठीक है, वही सेम क्वेश्चन फिर से हमने लिया, इसका हम इस बार क्या निकालेंगे,
महत्तम समापवर्तक निकालेंगे, HCF निकालेंगे। ठीक है, तो नोट करो पहले 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, इस बार नोट करते हैं 3 की पावर, सॉरी इसको एक नीचे लिखते हैं ना तो अच्छा रहेगा हमारे लिए, 3 की पावर 3 और यहाँ पे 5, और यहाँ पे लिखते हैं 2 की पावर 2 और यहाँ पे लिखेंगे 3 और 5 की पावर 2। अब इसका हमें HCF लिखना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो कॉमन क्या हो सकता है, क्या 2 इसमें है, इसमें तो 2 है ही नहीं, तो क्या इसमें कॉमन हो सकता है 2? नहीं हो सकता। यहाँ पे देखिए 5 यहाँ पे है ही नहीं, तो क्या कॉमन हो सकता है? नहीं हो सकता, ना तो 2 आएगा ना 5 आएगा, कुछ नहीं आएगा। अब यहाँ पे देखिए 3 कितनी बार है? 2 बार। 3 कितनी बार है? 3 बार। 3 कितनी बार है? 1 बार। तो भाई यहाँ 3 है, यहाँ 2 ही बार है, यहाँ 1 ही बार है, तो 1 बार तो सब में मान लेंगे। ठीक है, 1 बार सब में है तो हम 1 ही बार यहाँ पे नोट करेंगे। ठीक है, यही हमारा HCF होगा। क्या मतलब समझ रहे हो? यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऊपर वाले में 3 × 3 आएगा, दूसरी वाली लाइन की बात करें तो 3 × 3 × 3, तीसरे में देखो यहाँ पे 3, तो कॉमन कितना है यार? केवल 3 ही तो कॉमन मिल रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे 3 लिखा है, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 3। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर? तो इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में पूछ सकता है। इसके अलावा अब बीजगणित की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे एक और क्वेश्चन लेंगे इस टाइप का। ठीक है, इसमें भी हमारा देखिए कॉमन क्या मिलेगा, है ना। देखिए ये क्वेश्चन ना बड़ा हमको मुझे प्रॉब्लम हुई यार स्टार्टिंग में कि यार मैं इस पर वीडियो कैसे बनाऊंगा, कि यार ऐसे क्वेश्चन मिल नहीं रहे थे कहीं से भी। फिर समझ में आया कि हाँ इससे हम कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या है। अच्छा, पहले हमें इनको क्या लिखना पड़ेगा? गुणनखंड लिखना पड़ेगा। तो देखिए 4 का गुणनखंड कितना होगा? 2 × 2। ठीक है, फिर x - 3 की पावर 2 लिख लिया हमने, x - 1 लिख लिया हमने, x + 1 की पावर 3 ये भी लिख लिया हमने। अब यहाँ पे बात करते हैं 2 × 3, अगली टर्म की बात कर रहे हैं यहाँ पे। अब x - 1 की पावर 2 और x + 1 की पावर 2 और x + 7, हमें निकालना क्या है? HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब देखो हाईएस्ट कॉमन क्या मिल रहा है, यहाँ पे हमें केवल 2 कॉमन मिल रहा है, क्योंकि दोनों में है तो इसको हमने एक बार नोट कर लिया। क्या यहाँ पे 2 है, नीचे 2 है क्या? नहीं है, तो हम इसको नहीं लिखेंगे, 3 को भी नहीं ले सकते। अच्छा, पहले टर्म में देखिए यहाँ पे x - 3 है, लेकिन x - 3 कहीं पे भी है आपको? नीचे वाले में कहीं दिख रहा है क्या? नहीं, तो इसको हमें छोड़ना पड़ेगा। x - 1 यहाँ पे कितनी बार है? 1 बार। यहाँ पे 2 बार है, कितनी बार लिखना पड़ेगा? क्योंकि कॉमन तो एक ही बार है ना, तो x - 1 लिख लिया हमने। क्लियर? x + 1 कितनी बार है? यहाँ पे 3 बार है। x + 1 यहाँ पे कितनी बार है? 2 बार। तो हम कॉमन कितनी बार ले सकते हैं? 2 ही बार ले सकते हैं। तो x + 1 की पावर 2। अब यहाँ पे देखिए x + 7 है, ऊपर x + 7 है ही नहीं, तो हमें लिखने की आवश्यकता ही नहीं है। क्लियर? तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। कितना? सॉरी 2x + 1, सॉरी x - 1 x + 1 की पावर 2। देखिए ऑप्शन नंबर हमें कौन सा मिल रहा है? ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी हमें डी मिल रहा है। देखिए डी ऑप्शन, 2x - 1 x + 1 की पावर 2। ठीक है, तो ये हमारा आंसर। इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में आपके आने वाले हैं। ठीक है, कुछ और चीज़ें होंगी जिसको हम आगे समझेंगे। चलिए, जो बेसिक चीज़ें हैं जो क्वेश्चन में आपके आ सकती हैं, वो भिन्नों का एलसीएम भी पूछ सकता है आपसे, है कि नहीं? कहेगा कि भाई आपके पास 2/3, 4/9, 1/9 है, इसका एलसीएम क्या होगा, है ना। तो भिन्नों का एलसीएम और HCF भी हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो पहले यार फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, सिंपल सा फॉर्मूला है, कुछ दिक्कत नहीं होगी। तो भिन्न का एलसीएम अगर निकालना है आपको, LCM, तो क्या होगा? ऊपर क्या होता है? अंश होता है। ठीक है, तो हम लिख देंगे अंशों का LCM, LCM बटे हर होता है नीचे, तो बटे में क्या लिख देंगे? तो हर में क्या होगा? हरों का LCM, सॉरी हरों का HCF। बस ध्यान देने वाली बात यही है कि जो चीज़ हम निकाल रहे हैं, LCM निकाल रहे हैं, तो अंशों का तो हम LCM लेंगे, बट नीचे वाले हर का क्या लेंगे? HCF लेंगे। क्लियर? ये चीज़ ध्यान रखने वाली है। अगर हम यहीं पे मान लो तो HCF निकाल रहे होते इनका, अगर हम इनका HCF निकाल लें तो ऊपर क्या होगा? अंशों का HCF, अंशों का HCF। देखिए फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। क्या चेंज होगा? कि भाई HCF निकाल रहे थे तो ऊपर HCF आ जाएगा, बस इतनी बात है। तो नीचे क्या आ जाएगा? भाई हरों का LCM, हरों का LCM। ये अंतर है दोनों का। देखिए LCM का फॉर्मूला ये हो गया, ये हमारा HCF का हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या निकालना? तो LCM है। ठीक है, LCM निकालना है तो हम LCM का फॉर्मूला यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, LCM का फॉर्मूला तो हमारे पास लिखा ही है, बस उसको सॉल्व करना है। सॉरी, ये क्या हो गया? ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर हम बात करें LCM की, तो देखिए ऊपर क्या है? 2 है, 4 है, 1 है। तो 2
4 और 1 का LCM बटे में क्या आ जाएगा 3 9 9 इनका HCF। ठीक है, बस इसको ऐसे कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर थोड़ा सा इनका एलसीएम अगर निकालें तो कितना आएगा 2 4 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा बताओ। अब एलसीएम निकालने के लिए 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 2 2 दूनी 4, फिर 2 से कटेगा 2 1 सब कट जाएगा, तो 2 दूनी 4, तो एलसीएम कितना आया हमारा 4 आया। अब ऐसे ही एचसीएफ भी निकाल लेते हैं भाई। एचसीएफ निकालोगे 3 से 9 को डिवाइड करोगे 3 3 हो जाएगा, फिर 3 से 9 को डिवाइड करेंगे फिर वही आएगा, तो कितना हमारा एलसीएम एचसीएफ कितना आ जाएगा हमारे पास, एचसीएफ आ जाएगा हमारा 3 ही आ जाएगा। तो हमारे पास ऊपर क्या लिखा हमने एलसीएम, एलसीएम कितना था हमारा 4 और नीचे के एचसीएफ निकलेगा, एचसीएफ कितना है हमारा 3, 4/3 यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो एलसीएम और एचसीएफ मैंने पहले ही बता देखा है कैसे निकालना होता है, निकाल के बस ऊपर नीचे रख दो आंसर आपका आ जाएगा। क्लियर, कुछ कठिन था इसमें, कुछ नहीं कठिन था। क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 6, इसमें हमें एचसीएफ निकालना है। तो भाई एचसीएफ का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था बताओ, एचसीएफ का फॉर्मूला मैंने बताया था कि भाई एलसीएफ निकालना है तो ऊपर एचसीएफ होगा, अंशों का एचसीएफ है ना, अंशों का एचसीएफ। तो सिंपल लिखते हैं ना डायरेक्टली यार, क्या दिक्कत है इसमें, आप बता तो चुके हैं, बार बार क्या बताना इसमें। देखिए 3 2 6 का एचसीएफ। ठीक है, नीचे क्या लिखना है 4 6 7 का एलसीएम। ठीक है, हमें एचसीएफ निकालना था तो एचसीएफ ने ऊपर रखा। अब देखो इसको निकालो यार, 2 3 और 6 का एचसीएफ क्या निकलेगा भाई, 2 से 3 से को डिवाइड करोगे तो 2 1 2 जाएगा, यहाँ पे बचेगा 1। अब 1 से 2 को डिवाइड करेंगे तो 1 दूनी जाएगा, 1 दूनी 2। अब कुल मिला के हमारा एचसीएफ कितना आएगा 1 ही आएगा यहाँ पे, क्योंकि भाई 1 को 6 से फिर डिवाइड करोगे तो कितना बचेगा 1 ही आएगा डिवाइड करने पे, है ना। तो कुल मिला के कितना जाएगा एचसीएफ हमारा कितना आ गया 1। तो आप लोगों को भाग विधि आपको पता होगी आई थिंक। ठीक है, तो इतना तो आपको पता ही होना चाहिए मेरे हिसाब से अगर हम मैथ पढ़ रहे हैं तो। ठीक है, अब यहाँ पे एलसीएम हमने निकालने वाले हैं, कितना निकलेगा 4 6 7 का एलसीएम कितना निकलेगा, तो 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 दूनी 4 2 3 6 और 2, इससे कटना नहीं है तो उसको काटेंगे नहीं। अब देखिए यहाँ पे 2 × 2 × 3 × 7, क्योंकि बाकी सब तो कटने वाला है नहीं, तो डायरेक्टली हम मल्टीप्लाई ही कर लेते हैं, वही काम चल जाएगा हमारा। 7 × 21 21 दूना 42 42 दूना 84 होता है। ये क्या हो रहा है 12 पंजे 60 12 छंग 12 7 84 यार, 12 7 84 सही तो है यार, 84 होना चाहिए। तो 1/84 ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, अब इसमें भी कोई डाउट है क्या, इसमें तो डाउट नहीं होना चाहिए, सिंपल। तो अब हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं क्या है, एलसीएम और एचसीएफ में संबंध। ये हमारे सिलेबस में है ना, डायरेक्टली सिलेबस में लिखा हुआ है एलसीएम और एचसीएफ में संबंध क्या होगा। तो देखो दो संख्याओं का गुणनफल, जैसे कि मैं मान लूँ हमारे पास 2 संख्याएं हैं, मान लो ए और बी। ठीक है, ए और बी 2 संख्याएं हैं, तो ए और बी का जो गुणनफल होगा वो बराबर होगा उनके एलसीएम के, एलसीएम इंटू उनके एचसीएफ के। ठीक है, यानी किसी संख्याओं का गुणनफल और उधर उनके एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल, वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये रिलेशन है, सॉरी आंसर नहीं, ये रिलेशन है, संबंध है। 2 संख्याओं का गुणनफल इज इक्वल टू उनके एलसीएम और उनके एचसीएफ का गुणनफल। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें, मान लो हमारे पास कोई संख्या, इनमें से मान लो ए संख्या पता हो और बी ना पता हो, तो भी हम अगर उनका एलसीएम एचसीएफ पता है, इन 4 में से कोई भी 3 चीज़ें पता होंगी और एक चीज़ आपको नहीं पता होगी, तो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, सिंपल। ठीक है ना, तो चलिए डायरेक्टली इस पर हम क्वेश्चन अप्लाई करते हैं, तो समझ में आपके आ जाएगा कि हाँ इसको कैसे हमें करना होता है। ठीक है, तो 7 नंबर क्वेश्चन देखो क्या है यार, कह रहा है कि 2 संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त यानी कि एलसीएम और एचसीएफ महत्तम समापवर्त क्रमशः 1722 और 41 है। ठीक है, तो कह रहा है कि एलसीएम दिया हुआ है हमें, एलसीएम दिया है 1722 और एचसीएफ दिया हुआ है हमें 41, और दूसरी संख्या जो है 287 हो। अगर दूसरी संख्या मान लो ए बी संख्याएं हैं, एक संख्या ए है एक संख्या बी है, तो दूसरी संख्या हमारी 287 दी हुई है, तो पहली संख्या क्या होगी, यानी कि ए हमें निकालना है। तो इस क्वेश्चन में देखो यार सिंपल वही चीज़ लगनी है, क्या कि ए इंटू बी इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। बस वैल्यू डालो, आंसर निकालो। ए हमें निकालना है,
बी हमको पता है 287 है, और इक्वल टू HCF कितना होगा, LCM कितना हो जाएगा हमारा 17/22 और इंटू HCF कितना है 41। ठीक है, कुछ करना है क्या, इसमें सॉल्व करना है सिंपल यार। देखो तो सॉल्व कैसे होगा, देखो अगर मैं बात करूँ 41 है यहाँ पे, देखिए कुछ ना कुछ तो कटना चाहिए। देखिए 7 से कट सकता है, कैसे, अगर मैं देखूँ 41 7 का पहाड़ा अगर इसमें लगाओ 7 तक 7 हो जाएगा और 7 चौके 28 हो रहा है, यानी कि 41 जो है वो 7 बार इसको काटेगा। ठीक है, अब ऐसा ही 7 इसको भी काट सकता है। देखो 7 से कटेगा तो 7 दूनी 14 कटेगा, 7 दूनी 14 और 14 से 3 बच जाएगा, 7 चौके 28, क्योंकि 32 बचेगा ना, 7 चौके 28 आएगा। फिर यहाँ पे 28 और 7 छंग 42 है ना, क्योंकि 42 बचेगा ना, 4 बचे 7 छंग 42। ठीक है, तो कुल मिला के काट लेंगे आप लोग इसको। ए बराबर कितना जाएगा 286। 286 बिल्कुल पहली संख्या क्या होगी इसमें 286 हो जाएगी। क्लियर है, तो यहाँ पे देखिए 286 और ऑप्शन है कोई, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपको मिल रहा है 286, बिल्कुल करेक्ट है ना। अरे यार 46 लिखा हुआ है यहाँ पे, तो इसमें कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अगर कोई गलती है तो उसको देख लीजिएगा आप लोग, है ना, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में और इसमें कभी कभी गलती हो जाती है। ठीक है, बट करना ऐसे ही रहेगा कि आपको दो संख्या दी होगी, या तो एलसीएम दिया होगा या HCF दिया होगा। अगर तीन में से कोई एक चीज़ निकालनी है तो उसको आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब मैंने बताया था कि भाई बीजगणित का डिपेंड क्वेश्चन है, तो बीजगणित में आना वाला है ये, तो बीजगणित जैसा क्वेश्चन भी एक ले लेते हैं यहाँ पे हम लोग कि दो बहुपद हैं। ठीक है, दो बहुपदों का गुणनफल जो यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, x+3 y-2 का क्यूब और y-6, तो उनका मासा, यदि उनका मासा y-2 दिया हुआ है तो उनका लासा क्या होगा। ठीक है, देखो मल्टीप्लिकेशन पहले ही दिया रखा है, हमसे कह रहा है कि बहुपदों का गुणनफल। ठीक है, बहुपद है उनका गुणनफल पहले ही दिया, गुणनफल बराबर कितना हो जाएगा एलसीएम, उनका एलसीएम इंटू उनका HCF। ठीक है, यही तो होगा भाई, सिंपल सी बात है। तो हमें गुणनफल पहले दे रखा है तो हम गुणनफल लिख लेते हैं x+3 y-2 की पावर 3 y-6। क्लियर है, अब यहाँ पे देखो अगर मासा को मैं मानूँ यहाँ पे एलसीएम निकालना है हमें, तो एलसीएम यहाँ पे लिख देते हैं। HCF हमें कितना दिया हुआ है y-2 हमें यहाँ पे दिया हुआ है, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे y-2 यहाँ पर कटने वाला है, y- कट के यहाँ पे कितना बचेगा 2 बचेगा, पावर 2 जाएगी, तो हमारा एलसीएम बराबर कितना जाएगा, वही ये हमारा आंसर जाएगा x+3 y-2 की पावर 2 और y-6, यही हमारा एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल फॉर्मूले में रखा कि दो संख्याओं का गुणनफल या दो पदों का गुणनफल इज इक्वल टू उनका एलसीएम और इंटू HCF। क्लियर है, ये चीज़ हो गई। अच्छा, अब हमारा जो टॉपिक था, जो कॉन्सेप्ट वगैरह थे वो हमारे खत्म हो गए हैं। 3-4 क्वेश्चन और कर लेते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन हमारा है 9 नंबर, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, कई बार पेपर में पूछा गया है, तो ये भी उसी पे बेस्ड है। 6 घंटियाँ क्रमशः 10, 12, 15, 20 और 25 और 30 सेकेंड के बाद के अंतराल पर बजती हैं। ठीक है, तो 6 घंटियाँ हैं, उनका बजने का जो टाइमिंग है, कोई 10-10 सेकंड के बाद बज रही है, कोई 12-12 सेकंड में बज रही है, कोई 15-15 सेकंड में बज रही है ना, कोई 25, कोई 30-30 सेकंड के बाद बज रही है। यदि किसी टाइम पे, मान लो किसी मोमेंट पे वो एक साथ बजी हैं, तो पुनः कितने सेकंड के बाद वो एक साथ बजेंगी। समझ रहे हो ना भाई, अगर अभी एक साथ बजी हैं तो अगली बार वो एक साथ कब बजेंगी, ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसको कैसे करेंगे, तो भाई ये डिपेंड, जो ये क्वेश्चन जो है ये एलसीएम HCF पर ही बनता है, एलसीएम या HCF पे बनेगा। बट कंफ्यूजन जानते हो क्या होती है कि यार ये किस में क्या लगेगा, इसमें एलसीएम लगेगा कि HCF लगेगा। तो इसको समझ लो थोड़ा सा कि क्या हमें लगाना लगेगा, तो इससे आसानी आपको हो जाएगी। देखो सिंपल सी बात कह रहा है कि 10, 12, 15, 20, 25, 30। अब कोई ऐसा टाइम होना चाहिए, यानी कि एक ऐसा टाइम आएगा यहाँ पर जिस पर ये सभी एक साथ बजें, यानी कि वो सभी संख्याएं उसका मल्टीपल होनी चाहिए। भाई वो जो संख्या हो वो इन सब का मल्टीपल होना चाहिए, और मल्टीपल किस में हो सकता है, एलसीएम में ही हो सकता है, एलसीएम में ही हो सकता है। तो यानी कि हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम। अब एलसीएम कितना निकलेगा, 10, 12, 15, 20, 25 और 30, इन सब का हमें एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो एलसीएम हम भाग विधि से निकालेंगे इस तरह से। तो सबसे पहले तो हम इसको 2 से काटते हैं। ठीक है,
तो 2 से कटेगा, 2 पंजे 10 हो जाएगा, 2 छंग 12 हो जाएगा, तो ये 15 तो कटना है नहीं, तो और 2 दहम 10 हो जाएगा, 2 दहम 20 होना, तो ये 25 कटेगा नहीं, और ये 2 से 15 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अभी 2 से भी कटने वाला है यहाँ पर भी, तो 2 से एक बार फिर से काटते हैं, तो ये 5 रहेगा यहाँ पे, 2 3 अच्छे हो जाएगा, और ये 15 नहीं कटने वाला यहाँ पे, और 2 पंजे 10 हो जाएगा, और यहाँ पे केवल इतना ही कटना था, है ना, यहाँ पे 15 और यहाँ पे 25 और ये 15। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे डायरेक्टली देखें तो हम 3 से भी काट सकते हैं या 5 से भी काट सकते हैं, क्योंकि दोनों अभाज्य हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 3 से काट लेते हैं, देखिए 5 और 3 एकम 3, 3 पच्चे 15 हो जाएगा, और ये भी 5 हो जाएगा यहाँ पे, और ये भी नहीं कटने वाला है यहाँ पे, और 3 पच्चे 15। ठीक है, तो कुल मिला के अब देखिए 5 से कटने वाला है सब कुछ है, तो 5 एकम हो जाएगा, 5 और ये 5 और ये 5 25 हो जाएगा, और ये 5 एक बार 5 और आएगा यहाँ पे, सब बाकी 1 1 1 1 जो भी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करिए कि भाई 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 कितना होता है। देखिए 25 25 हो जाएगा, 25 से 75 हो जाएगा, 75 दूनी 150 हो जाएगा, 150 दूनी 300। ठीक है ना, तो कुल मिला के हमारा 300 सेकेंड के बाद ये दोबारा बजेंगी। क्लियर, तो ऑप्शन नंबर जो हमारा सी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, अगर यहाँ पे एलसीएम में निकालने में कोई डिफ़िकल्टी या फिर कुछ गलती हुई होगी तो आप देख लीजिएगा, बट गलती हुई नहीं, मेरे हिसाब से 300 ही आएगा। क्लियर है, देखिए 25 25 25 से 75 होता है, 75 दुना 150 और 150 दुना 300। ठीक है ना, तो ऐसे क्वेश्चन भी कई बार पेपर में आए हुए हैं, इनको भी आप करके जाइएगा, एलसीएम एचसीएफ बेस्ड हैं। ठीक है, 2 क्वेश्चन और हैं जो बिल्कुल ही डिफरेंट हैं और इनको आपको करना ही चाहिए आपको। ये क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 संख्याओं p और q, स्मॉल p स्मॉल q का लासा और मासा जो है कैपिटल P और कैपिटल Q है। यदि कैपिटल P माइनस P और स्मॉल q माइनस कैपिटल Q हो तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। 1 2 3 4 में से चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम वो लिखते हैं जो हमको पता है। भाई 2 संख्याओं का लासा मासा दिया है और 2 संख्याएं दी हुई हैं, तो देखो वही है, गुणनफल P इंटू Q बराबर होगा कैपिटल P उनके एलसीएम और उनके एचसीएफ के। भाई सिंपल सी बात है, ये तो हमको पता ही होगा यहाँ पे, तो इनको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि PQ इज इक्वल टू कैपिटल P इंटू कैपिटल Q। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं दिक्कत है। क्लियर, अब जो हमें संबंध यहाँ पे दिया हुआ है उसको नोट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस संबंध को हम यहाँ पर लिखते हैं, क्या है, P माइनस स्मॉल p इज इक्वल टू स्मॉल q माइनस q। तो देखो यहाँ पे ऐसे कुछ लग नहीं सकता है, इसको हम ये देखें, देखो पी क्यू एक साथ है, स्मॉल क्यू एक साथ है, तो इसमें भी हम एक साथ कर लेते हैं। P ये जगह Q है ना, इधर हो जाएगा, और इधर देखें तो ये स्मॉल q और ये स्मॉल p, इनको भी एक साथ ले लिया। अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन में लगभग कहीं ना कहीं स्क्वायर आ रहा है, तो हम अगर इसका स्क्वायर करें तो कोई दिक्कत है क्या? हम दोनों तरफ करेंगे, कोई दिक्कत है नहीं, दोनों तरफ कर देते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2 कैपिटल का p कैपिटल का q इज इक्वल टू स्मॉल q का स्क्वायर स्मॉल p का स्क्वायर प्लस 2 स्मॉल q स्मॉल p। अब यहाँ पे देखिए कि हमें ये भी तो पता है स्मॉल p q बराबर होता है कैपिटल p q के, तो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह पे हम ये भी तो लिख सकते हैं कि 2, तो यहाँ पर हमने ये यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, 2 कैपिटल Q कैपिटल P और Q। ठीक है, इस प्रकार से लिख देते हैं। देखिए ये कट जाएगा, सिंपल सी बात है, तो हमारे पास बचेगा क्या, बचेगा हमारे पास P स्क्वायर Q स्क्वायर इज इक्वल टू स्मॉल q स्क्वायर और स्मॉल p स्क्वायर। देखिए यहीं पे हमारा ऑप्शन कहीं ना कहीं मिल जाएगा, ये रिलेशन आ जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास पहला जो ऑप्शन है यहाँ पे हमें मिल जाएगा p स्क्वायर q स्क्वायर इक्वल टू स्मॉल p स्क्वायर स्मॉल q स्क्वायर। पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको, इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि बीजगणित में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं एलसीएम एचसीएफ को लेकर के। क्लियर है, एक क्वेश्चन और हम लोग यहाँ पर करेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। देखिए ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो 2 अभाज्य संख्याओं x और y जिसमें से x इज ग्रेटर देन y का लघुत्तम समापवर्त्य जो है 161 है, तो हमें 3y माइनस x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो यार सिंपल सी बात यहाँ पे समझ में आ रही है। देखिए 2 संख्याएं दी हुई हैं, लघुत्तम समापवर्त्य दिया हुआ है, तो हम
सिंपल ऐसा नहीं लग रहा है कि हम उस फॉर्मूले को लगा सकते हैं, जो रिलेशन होती है उसको लगा सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास दो संख्याएं हैं x इंटू वाई, ये जो दिया हुआ है हमारे पास अभाज्य संख्या है, इक्वल टू एलसीएम, एलसीएम कितना दिया हुआ है 161 और इंटू HCF। ठीक है, अब यहीं पे दिमाग लगाने वाली बात यह है कि जब अभाज्य संख्याएं होती हैं तो अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं हैं जिनमें कोई भी हमारा जिनका जो मासा होता है वो 1 होता है। जैसे मैं बात करूं 3 और 5 की, 3, 5, 7, 11, इनमें देखिए 3 और 5 में इनका भाई इनमें कुछ कॉमन हो सकता है क्या? नहीं, कॉमन फैक्टर है कोई नहीं है, 1 कॉमन फैक्टर हो सकता है, इसमें भी 1 हो सकता है, इसमें भी 1 हो सकता है। ठीक है ना, तो यही चीज़ है कि इनमें इनका जो मासा होता है वो हमेशा 1 ही होता है। क्लियर? तो हम HCF यहाँ पे कितना लिख सकते हैं 1, है ना, यानी 1 161 इंटू 1 एक्स वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स वाई इक्वल टू 161। क्लियर? केवल हमें इतना पता है, हम ये कह सकते हैं कि एक्स वाई, अब हमको निकालना है 3y माइनस एक्स की वैल्यू। कैसे निकल सकती है बताओ, कोई है जुगाड़? तो इसकी जुगाड़ हमको खुद ही करनी पड़ेगी। क्या जुगाड़ करनी पड़ेगी भाई? कि कोई भी ऐसी संख्या हमको कुछ 2 XY संख्याएं हमें ऐसी लेनी पड़ेंगी जिनको मल्टीप्लाई करने पर 161 आता हो। तो देखिए, अगर 3 से काटें तो कटेगा नहीं, 2 से कटेगा नहीं, 4 से काटते हैं नहीं कट सकता, 5, 6, 7 से काट के देखते हैं, 7 से कटते हैं, फिर आगे जैसे ट्राई करते रहना पड़ेगा, तभी तो हम जान पाएंगे कौन से भाज्य है। देखिए क्योंकि 7 अभाज्य है तो 7 से काटिए, 7 काटेंगे, 7 से 7 के साथ 7 दूनी 14 कट जाएगा और 14 2 21 हो जाता है, 7 3 21, यानी कि कट रहा है। तो यहाँ पे जो संख्याएं जो हमें मिल रही हैं 7, और काटने के बाद जो संख्या मिल रही है 23। ठीक है, यही तो हमारी ऐसी संख्याएं हैं जो अभाज्य हैं। अब इसमें से हमसे ये कह रहा था कि x इज ग्रेटर देन y, तो यहाँ पे x कौन है? x है हमारा 23 और y कौन है? y 7 है हमारा। ठीक है, तो ये दो हमारी संख्याएं प्राप्त हो गई। यही एक तरीका है हमारे पास। अब यहां से हम क्या करते हैं, 3y माइनस एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, अब 3 इंटू वाई कितना हो जाएगा, यहाँ पे हमारा 7 है और माइनस एक्स कितना है 23, तो 7 21 माइनस 23 इक्वल टू आंसर कितना जाएगा माइनस का 2। तो आंसर कितना आएगा हमारा माइनस का 2। यहीं पे हमारा जो देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा हो सकता है, माइनस का 2, ऑप्शन नंबर बी, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो हमने किया क्या, जो बेसिक जो तरीका होता है, संबंध जो होता है उसको हमने निकाला, क्योंकि भाई अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्याओं का HCF हमेशा 1 होता है, वहां से हमें XY पता चलेगा। अब देखिए 7 इंटू 23 हमें करना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी ऐसी दो संख्या है जिनका मल्टीप्लीकेशन 131 हो, उन सबको हम यहाँ पे ले सकते हैं और आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। ये क्वेश्चन जो है मैं आपको होमवर्क के दे रहा हूँ, अगली जो हमारी क्लास होगी उसमें है इसको हम सॉल्व भी कराएंगे। और आप लोगों ने अगर वीडियो देखी है पूरी, तो इस क्वेश्चन को कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है जो 28, 42, 87 और 98 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन आप लोग आंसर कमेंट सेक्शन में करिएगा। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, उसको शेयर भी कर दीजिए चैनल पे कहीं भी, अगर आप किसी ग्रुप में हैं या फेसबुक पेज पे कहीं पे भी, है ना, ग्रुप में ऐड है तो। और चैनल को या सब्सक्राइब करना तो बहुत ही ज़रूरी है ना, बिना सब्सक्राइब के तो काम चलेगा नहीं मेरा। तो मैं हूँ आपका दोस्त अनुपम, स्वागत है फिर से अनुपम क्लासेस में। और अगर आप सभी टेट, सी टेट, सुपर टेट इन सब की तैयारी कर रहे हैं और लेखपाल भर्ती 2022 की तो तैयारी यहाँ पे चल ही रही है कंटिन्यूअस, और इसके बाद भी अगर कोई और भी सब्जेक्ट जो हमारे होंगे, हिंदी वगैरह, इनको भी हम स्टार्ट करने वाले हैं जल्दी से जल्दी, और प्रैक्टिस तो हमारी चल ही रही है मैथ में। ओके, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, पढ़ते रहिए।